सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार यानी असफलता, जिससे अधिकतर लोग घबराते हैं, उससे चिंतित होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो असफल होने के डर से प्रयत्न ही नहीं करते या एक बार प्रयत्न करने पर यदि असफलता मिले तो आगे प्रयत्न करना या कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन सही मायनों में बात की जाए तो असफलता का समय सफलता के बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, स्वयं को तैयार करना चाहिए और साथ ही समय के अनुसार खुद में बदलाव करना चाहिए। समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। असफलता अधिक बुद्धिमत्ता के साथ पुनः प्रयत्न करने का अवसर है। असफलताएं जिनका अस्तित्व अनिवार्य है ताकि वो हमें रोकने के बजाय आगे बढ़ावा दे सके, हमें अगले स्तर पर ले जा सके। इसलिए असफलताओं को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उन्हें धन्यवाद दें। असफलताएं हमें जीवन में परिपक्व बनाती हैं। असफलता ही हमें बेहतर मार्ग दिखाती हैं सफल होने के लिए। बस इसके लिए आवश्यकता है सकारात्मक होने की, अपने विचारों को पॉजिटिव यानी सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाने की। अकृत्यं नैव कृत्यं स्यात्, प्राणत्यागे उपस्थिते, न च कृत्यं परित्याज्य धर्मः सनातनः। प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर नहीं किए जाने योग्य कार्य नहीं करने चाहिए, पर करने योग्य कर्मों का परित्याग तो कभी नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह ही शाश्वत धर्म है। Acts which are not worth doing should not be done even when one's life is in danger. But actions which are worth doing should never be avoided. नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों का साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शिक्षा हमें प्रेरणा देती है, बेहतर समझ देती है जीवन में आगे बढ़ने की। भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में विश्वविद्यालयों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्हीं विश्वविद्यालयों में से एक नाम है प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता अथवा सज्जनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में वैदिक काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। पहले गुरुकुल अथवा आश्रम शिक्षा के केंद्र माने जाते थे और इस तरह दुनिया के सबसे प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र भारत रहा है। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी के आसपास हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द न अलम दा के संधि से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के समय 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें उपलब्ध थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर ये पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहन सहन भी निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से अधिक अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी या यूं कहें नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के फेनसोंग और इत्सिंग ने भी अध्ययन किया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक विशेष बात ये थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे और सभी निर्णय सबकी सहमति से लिए जाते थे, अर्थात सन्यासियों के साथ अध्यापक और विद्यार्थी भी अपनी राय देते थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। इन विषयों को देखते हुए इतिहासकारों के अनुसार भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जहां पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी आकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए भारत में शिक्षा लेने आते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। G20 के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और इसका उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय। आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व देने का कार्य नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा को जनमानस तक प्रचारित करने का कार्य प्रमुखता से कर रहा है। जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असफलताएं भी सफलता का आधार बन सकती हैं, यद्यपि उसके बाद प्रयत्न न छोड़ा जाए। कहा जाता है कि असफलता के डर से प्रयत्न न करने से बेहतर है कि प्रयत्न करके असफल हों और फिर से मेहनत करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें। ठीक ऐसा ही स्वास्थ्य के साथ भी है। स्वास्थ्य में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा उम्र बढ़ने के साथ होता है। ऐसे में यदि लक्षणों की सही जानकारी हो तो इन स्वास्थ्य समस्याओं को सही समय पर पहचाना जा सकता है और उनका इलाज करवाया जा सकता है। पुरुषों में होने वाली एक ऐसी ही समस्या है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया यानी BPH। क्या होती है ये समस्या? पौरुष ग्रंथि का बढ़ना या गुदूद ग्रंथि का बढ़ना कब एक समस्या मानी जाए और किस तरह से इसकी पहचान और इलाज किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं।
पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आम हैं, जिसकी वजह से मूत्र संबंधित समस्याओं के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, जो कई छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनती है। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग होती है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस ग्रंथि में सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया कहते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट जो है पुरुषों में देखा गया है कि 50 साल के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं उसको हम LUTS बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें पेशाब पेशेंट को रात में बार बार आना, जब पेशाब करने जाते हैं शुरू में हेजिटेंसी होना, तुरंत पेशाब नहीं स्टार्ट होता, जब वो पेशाब करते हैं तो फ्लो कम हो जाता है, पेशाब पास ही गिर जाता है। उसके बाद पेशाब करने के बाद थोड़ा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। पेशाब करने के बाद फील होता है कि हम पूरी तरह से खाली नहीं कर पाए, इसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। और पेशाब का बहुत जल्दी अर्ज होता है पास करने का, अर्जेंसी बोलते हैं, और फिर कई बार पेशाब निकल भी जाता है। ये सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट के। और ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जैसे जैसे अगर हम बीमारी बढ़ती है, अगर हम इसको ठीक टाइम से डायग्नोस नहीं करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी भी ख़राब कर सकता है और स्टोन बन जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। और पेशाब एकदम से रुक जाएगा पेशेंट का, पेशेंट को फोलीज या कैथेटर लगवाना पड़ता है, और वो एक इन्फेक्शन की वजह से मतलब कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस में पेशेंट जा सकता है। कई कारण गुदूद ग्रंथि के बढ़ने के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती हुई आयु, परिवार में किसी को बीपीएच की समस्या हो, अधिक वजन या मोटापा, हृदय रोग, रक्त संचार संबंधी रोग, मधुमेह, शारीरिक श्रम न करना और स्तंभन दोष, इन सभी से बीपीएच की समस्या का खतरा बढ़ता है। बीमारी में प्रोस्टेट का आकार सामान्य से काफी बड़ा हो जाता है। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊतकों में गैर नुकसानदेह ग्रंथियां विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होती है। पुरुषों की मूत्र नली का कुछ भाग प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर निकलता है, इसलिए आकार बढ़ने पर मूत्र नली पर दबाव पड़ता है और मूत्र नली सिकुड़ जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रोस्टेट का आकार इतना बढ़ जाता है कि मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने लगे, जिस कारण से मूत्र संबंधित लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति को पेशाब करने में परेशानी और दर्द अनुभव होता है, मूत्राशय से संबंधित लक्षण हो सकते हैं और गुर्दे की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अक्सर लोग मूत्र संबंधी लक्षणों को बढ़ती आयु का संकेत मानकर लापरवाह हो जाते हैं। इसके कारण समस्या बढ़ सकती है। बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जब हम डायग्नोसिस करते हैं सिंपल 4 टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लो, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, उसके बाद हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एंड ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक करते हैं। 90 to 95% लोग जो हैं दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। दवाई थोड़ी लंबे टाइम चलती है, लेकिन 5 to 10% ऐसे पेशेंट जिसमें हमें सर्जरी करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें पेशाब का रिफ्रैक्टरी रिटेंशन यानी कि बार बार पेशाब रुक रहा है डिस्पाइट मेडिसिन लेने से, दूसरा पेशेंट को स्टोन बन गया, ये तीसरा कि पेशेंट मेडिसिन नहीं लेना चाहता, फोर्थ पेशेंट का किडनी पे असर आने लग गया है, और फिफ्थ जो है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बार बार हो रहा है। ये इंडिकेशन है जब हमें सर्जरी करना पड़ता है, अदरवाइज 90 to 95% दवाई से ही ठीक हो जाता है। प्रोस्टेट की समस्या से बचाव के लिए कुछ सावधानियां रखना और कुछ बातों का ध्यान रखना उपयोगी होता है। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार का सेवन करें, कम वसायुक्त आहार लें, फल और सलाद का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, वजन नियंत्रित रखें, शाम के समय तरल पदार्थों का सेवन कम करें, 40 वर्ष की आयु के बाद विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाएं, समस्या या कोई असामान्य लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
बिनाइन प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट ये एक तरह की आप कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे हमारी उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, लेकिन प्रोस्टेट साइज़ बढ़ना बीमारी नहीं है जब तक कि वो रुकावट या इरिटेशन ना करे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइज़ डज नॉट मैटर। अगर आपका 100 ग्राम प्रोस्टेट भी है तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको बीमारी हो जब तक ये सिम्टम्स नहीं क्रिएट करे। तो इसलिए ये इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाकर इस बीमारी को प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पानी का मात्रा अच्छे से लेना, 2 से 3 लीटर पर डे। डेली हम एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्पेशली कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक्स, जो कि ब्लैडर को इरिटेट करके बार बार हमारी यूरिन की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और नाइट के समय हम लिक्विड्स को कम करने के लिए बात करते हैं। और इसके अलावा आपको समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए। गुदुद ग्रंथि की समस्या होने पर उसका सही इलाज करवाना चाहिए, जिससे समस्या को रोका जा सके और जटिलताओं को कम किया जा सके। गुदुद ग्रंथि का बढ़ना या मूत्र संबंधित लक्षण कैंसर जैसे गंभीर रोग का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको मूत्र करने में समस्या या जलन जैसे लक्षण हो रहे हैं तो उसे लेकर लापरवाही न करें। उसका कारण जानें, विशेषज्ञ से परामर्श लें और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में अक्सर 2 तरह के लोग असफल होते हैं। एक वो जो कार्य तो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, और दूसरे वो जो सोचते हैं लेकिन उस कार्य को करने के प्रयत्न नहीं करते। आवश्यक है कि सही प्रयत्न हो, सही योजना हो और उस प्रयत्न से सफलता हासिल की जाए। ठीक ऐसा ही स्वास्थ्य के साथ भी है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है निरंतर प्रयास करते रहना। योग एक ऐसा मंत्र है जिससे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। योग का उपयोग कर बीमारियों से दूर भी रहना संभव हो सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना भी। इसलिए योग के माध्यम से कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और खास तौर पर कौन सी वो क्रियाएं हैं जो गतिशील रहने में आपको सहायक सिद्ध हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं नेहा जाफरकर। आज हम देखेंगे कंधों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे द्विकोणासन से। इसके लिए हम पैरों के बीच में एक पैर जितना अंतर लेंगे। दोनों हाथों को पीछे करके हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़ लेंगे। पीठ सीधी रखें, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। यहाँ हम 5 से 10 सांसों तक रुक सकते हैं और फिर हाथ नीचे करके सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे दूसरी आसन की तरफ, जो है गौमुख आसन। इसके लिए हम नीचे बैठ जाएंगे। इसके लिए हम दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर लेंगे और दायां हाथ ऊपर से पीछे की तरफ, बायां हाथ नीचे से पीछे की तरफ लेकर दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ लेंगे। हम यहाँ 1 से 2 मिनट तक रुक सकते हैं और फिर दोनों हाथों को छोड़कर हम ये दूसरी तरफ भी करेंगे। ये थे कुछ आसन जो कंधों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसके बारे में और जानकारी हमारे गुरुमां डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से जानेंगे। नमस्कार। फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आजकल, क्योंकि लोग आगे झुककर बैठकर और काम करते रहते हैं, हाथ एक ही पोजीशन में रहती है। तो जरूर है कि थोड़ा हाथों की मोबिलिटी हमेशा चालू रखें। बैठे बैठे भी हाथ को गोल घुमा लिया, कुछ हाथ को इधर उधर खींच लिया, बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहेंगे हाथ से तो फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। बहुत दूसरी बात ध्यान रखने जैसी है कि हम खाने में बहुत हाई प्रोटीन ना लें। नॉर्मल बैलेंस प्रोटीन डाइट हो। नॉर्मल बैलेंस डाइट में सब्जियां, फल ये तो आते ही हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे केल है, दूसरी सब चीज़ें हैं, वो लेनी ज़रूरी है। साथ में ज़रूरी है कि
कड़वी चीजें थोड़ी ली जाए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी बहुत है, और इसे डायबिटीज का भी ना हो तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए। आंवला जरूर रोज लीजिए, और सोते वक्त थोड़ा सा आरामी सोना जरूरी है। बहुत नरम गद्दा भी नहीं, मगर बहुत कड़क गद्दा भी नहीं। बस ध्यान रखें, सब ठीक हो सकता है। नमस्कार। कुछ लोग जीवन में असफल होने या पराजित होने के डर से कार्य को करना आरंभ ही नहीं करते। कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं है या हम ये करना नहीं चाहते। वास्तविकता में उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि पराजित होने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो ना सीखने को मिलेगा और ना जीतने को। जीत या हार किस्मत, भाग्य पर निर्भर करती है, साथ ही निर्भर करती है मेहनत पर। लेकिन हमारी ओर से कितना प्रयास होना चाहिए ये हम पर निर्भर करता है। प्रयास करना ना छोड़िए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। हेलो, आप तो वो हो ना, भैया बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने कर्तव्यों के प्रति प्रयत्नशील रहना असफलता का सबसे अच्छा उत्तर प्रदान करना है। इसलिए आवश्यक है कि यदि असफलता होती है तो उस गलती या त्रुटि को पहचाना जाए और उसको ठीक किया जाए। आजकल संस्कृत पाठशाला में हम संस्कृत का ज्ञान ले रहे हैं और सीख रहे हैं शुद्ध उच्चारण, यानी संस्कृत के बोलने और लिखने में छोटी छोटी जो त्रुटियां हम करते हैं उनको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और देखते हैं क्या सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। प्रिय दर्शकाः, नमस्कारः। अहं नारायण दत्त मिश्रः संस्कृत पाठशालायां करोमि भवतां समेषां स्वागतम्। हम इन दिनों ह्रस्व ई, उ और दीर्घ ई, उ जैसे अक्षरों को लिखने और उच्चारण करने में कहने को तो छोटी पर ठीक से समझें तो बड़ी गलती करने लग गए हैं। आइए इस बारे में कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अर्धांश पर यदि हम नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, यहाँ 2 शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। एक शब्द है कुरुक्षेत्र और दूसरा युयुत्सवः। युयुत्सवः का मूल शब्द है युयुत्सु, अर्थात युद्ध करने की इच्छा वाला।
जब हम कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो ह्रस्व ऊ पर ध्यान नहीं देते और लिख जाते हैं दीर्घ ऊ के साथ, यानी कुरुक्षेत्र ऐसा लिख जाते हैं, जबकि हमें लिखना होता है कुरुक्षेत्र। ऐसे ही युयुत्सु को हम लिख जाते हैं युयुत्सु, जिज्ञासु को जिज्ञासु, रूप्यक अर्थात रुपया, उसको हम लिख जाते हैं रुप्यक। कई बार ऐसा भी हम उल्टा कर जाते हैं, कई बार ह्रस्व ऊ का प्रयोग कर जाते हैं जहां दीर्घ पहले से होना चाहिए। वस्तुतः ह्रस्व और दीर्घ ऊ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही सोचकर हम ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक और भी हम उदाहरण लेते हैं, एक संस्कृत शब्द है ऊरु अर्थात सख्ती, जिसे हम जंघा कहते हैं, जिसे हम अनवधानवश या शब्द के साधारणीकरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हैं और उसे लिख जाते हैं उरु या उरु, जबकि ये सब अशुद्ध प्रयोग हैं। तो यहाँ भी हमें शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह इसके ठीक उलट हम दीर्घ ऊ की जगह ह्रस्व ऊ का भी प्रयोग कर जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया रूप्यक एक शब्द है, वहां पर हम ह्रस्व ऊ कर जाते हैं, रूप्यक ऐसा कर जाते हैं। एक और शब्द है जागरूक, और इसी के साथ जागरूकता, जो हिंदी में भी हम या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक मूलतः संस्कृत शब्द है। वहां हम क्या करते हैं, जागरूक, जागरूकता, वहां दीर्घ उकार का प्रयोग हम नहीं करते, वहां ह्रस्व उकार का प्रयोग कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सजग रहना है, और विशेष रूप से लिखते वक्त तो और भी अधिक सजग रहना है, क्योंकि वक्ता प्रवक्ता अनगिनत मिल जाएंगे, पर लेखक, उस पर भी विद्वान लेखक कम ही मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि हम जितना चाहें बोल लें, पर जब लिखने की बारी आए तो अधिक गंभीर रहें और वर्तनीगत अशुद्धि न करें। अच्छे पाठक और अच्छे वाचक होने के साथ ही साथ हम बेहतर लेखक भी बने, या उस दिशा में हम आगे बढ़ें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जैसे हम अच्छा दिखना चाहते हैं वैसे ही अच्छे और शुद्ध प्रयोग करने वाले भी बने, तो कहना ही क्या। और यही तो है हमारी संस्कृत पाठशाला का लक्ष्य, जहां इन दिनों हमारा ध्यान है शब्दों की शुद्धता पर, क्योंकि जब हमारे पास शब्द संपत्ति होगी तभी हम सरलता से और शुद्धता के साथ संस्कृत तेजी से सीख सकेंगे। तावत् शुभमस्तु, मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः। जीवन में बस आदत हो चलने की, मुसीबतों में गिरकर संभलने की, दुख और असफलता से निकलने की, जीवन की हर परिस्थिति में ढलने की। रख कर हौसला, मुसीबतों पर वार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ क्या कमी रह गई उसे समझो और सुधार करो। अपने जीवन में सुधार करते रहिए, क्योंकि यही सुधार आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।